नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वीडियो है सना अमजद का। और इसकी भी बड़ी डिमांड आई थी कि भाई आप इस पर रिएक्शन करो सर, बहुत जबरदस्त वीडियो है। इसका टाइटल है इंडियाज फ्री फूड स्कीम इन बजट 2023-24, फूड क्राइसिस इन पाकिस्तान। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि फ्री फूड स्कीम अगले साल के लिए नहीं है, ये चल रही है, ऑलरेडी रनिंग है जब से कोरोना हुआ है। और कोरोना के पहले भी बहुत कम कीमत पर 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूं, 5 रुपए 10 रुपए किलो शक्कर वाली रेट पता नहीं, लेकिन वो कंट्रोल रेट पे पीडीएस सिस्टम के जरिए वो बरसों से चले आ रहा है सब कुछ। लेकिन कोरोना के बाद से फ्री फूड की स्कीम चालू होगी। हर लोग को, जो गरीब हैं, उनको फ्री में कई कई किलो अनाज दिए गए और वो स्कीम अभी भी कायम है। तो चलिए, और उधर पाकिस्तान भूखों मर रहे हैं पाकिस्तानी, आटा नहीं मिल रहा, चावल नहीं मिल रहा, वीट नहीं मिल रहा। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कहते हैं। सर, इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी अरसे से जो है फ्री फूड ग्रेन स्कीम चल रही थी, यानी कि हर घर को जो है वो 5 किलो अनाज दिया जा रहा था, जिसमें आटा, गंदुम और चावल शामिल थे। और अब इसके बजट में मजीद जो है वो 2 लाख करोड़ का इजाफा कर दिया गया है। क्या कहेंगे? हर घर को नहीं, हर एक पर्सन को। जहां तक मुझे याद आ रहा है, हर घर को नहीं, अगर घर में 5 बंदे हैं तो 25 किलो मिलेगा। शायद अगर दर्शक, मुझे लगता है, मुझे करेक्ट कर पाए, या मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आया अभी वीडियो देखते देखते, लेकिन मुझे लग रहा है कि पर पर्सन है शायद, जहां तक मुझे याद है। आप इस हवाले से यही कहेंगे कि इंडिया की जो इकनॉमी है उसकी ज़्यादा होने की वजह यह है कि वो अपने लोगों का ख्याल रखना शुरू हो गए हुए हैं। मैं कई दफ़ा ये चीज़ कह चुका हूँ कि जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। जो दूसरे गैर मुल्की हैं उनके लिए वो ख़तरनाक है, हमारे लिए वो ख़तरनाक है, हर चीज़ है, मगर अपने लोगों को वो फ़ायदा दे रहे हैं। और हम यही चीज़ चाह रहे थे कि यहाँ पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी लोगों को फ़ायदा दिया जाए। जैसा कि खान साहब ने लंगर खाने शुरू किए थे, जैसा कि खान साहब ने शुरू किया था, कोई भूखा नहीं सोएगा। मगर यहाँ पर क्या है, आप देख लें मुल्क के हालात कैसे हैं। सिंध में लोग आटा ले रहे हैं, लाइनों में बेचारा आटा लेने जाता है, उसको मौत मिल जाती है। कोई बेचारे, आपने अनाज की बात की, 5 किलो चावल का मतलब है इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम चावल की फी किलो की कीमत 300 रुपये है, जो खाने के काबिल है। वैसे तो 200-250 में भी चावल है, जो 300 रुपये किलो, यानी कि 1500 रुपये का हाली वो चावल दे रहे हैं और वो चीज़ें दे रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है उनके लिए। हम मुसलमान हैं, ये चीज़ें हम मुसलमानों में होनी चाहिए, मगर वो ये लोग कर रहे हैं, तो हमें इससे सबक सीखना चाहिए। सर, आपको पता है कि इस बजट के मुताबिक जो है, इस नई स्कीम के मुताबिक 80 करोड़ लोगों को 1 साल तक जो है फ्री फूड ग्रेन जो है वो दिए जाएंगे। मतलब बहुत बड़ी बात है कि 80 करोड़ लोगों को आप जो है फ्री में खाना दे रहे हैं, फ्री में अनाज दे रहे हैं। यहाँ से हमारे पास जो है 22 करोड़ की आबादी नहीं संभाली जा रही। आपने 22 करोड़ की बात की, हम कह रहे हैं कि एक सूबा सिंध ले लें आप, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते। पंजाब में फिर हालात कदरे बेहतर हैं। आपने वहाँ देखे हैं दादू में या दूसरी जगह पर जहाँ पर सैलाब आया हुआ है, लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, वो बेचारे बीमारियों से मर रहे हैं, इन चीज़ों से लड़ के मर रहे हैं। 80 करोड़, और वाकई एक हैरानगी वाली बात है, यहाँ पर 22 करोड़ पूरा मुल्क है और वो 80 करोड़ को इतना दे रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा इसमें फिर वही बात आ जाती है कि वो गैर मुस्लिम होके मुसलमानों वाले काम कर रहे हैं, लोगों को सहूलियात दे रहे हैं। हमें भी ऐसे सहूलियात देनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी वजह जो है ना हमारे। अच्छा, मुझे एक समझ में नहीं आता यार कि हर चीज में मजहब क्यों घुसाते हैं भाई। इंसानियत पहले है। खैर, आपके लिए इंसानियत पहले है कि नहीं है हमें नहीं पता, तो मजहब की बात कहां से आ गई? ये कहां लिखा है कि ये काम आप ही को करना चाहिए था, दूसरों को आता नहीं है काम करना? जो दिमाग आपके पास है वैसा ही दिमाग हमारे पास है, बस फर्क ये है कि हम उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम उसका प्रोग्रेसिव रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे आप हर चीज में अपने आप को सुपीरियर साबित करने में क्यों लग जाते हैं कि जी ये तो हमें ही करना चाहिए था क्योंकि ये हमारे में लिखा हुआ है, तब भी वो हमारी चीज अपना ली। अरे भैया, 1400 साल हुए हैं आपको आए हुए, और हम यहां हजारों साल से हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारी आदतें आप लोगों ने अपना ली। हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है हमें, दुनिया जानती है। हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साबित उनको करना पड़ता है जो नए नए होते हैं, समझ रहे हैं आप, कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर। नहीं भैया, हम सुपेरिटी में विश्वास नहीं रखते। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। हम सबको एक साथ लेकर चलने में, को एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं, और तभी हम सर्वाइव कर रहे हैं हजारों साल से, और तभी दुनिया हमें अच्छी नजरों से देखती है। हर जगह हम मजहब नहीं घुसाते, हर जगह हम धर्म लेके नहीं घुस जाते। मुल्क में अभी तक जो सियासी इस्तेहकाम जो वो ख़त्म नहीं ना हो रहा, जब तक ये पूरे सियासतदान एक पेज पे नहीं आएंगे, हमारी ये पॉलिसी बेहतर नहीं होगी,
तो ये काम ऐसे ही चल रहा है। हमेशा दहशतगर्दी या कोई भी चीज़ आती है गुर्बत की वजह से आती है। पाकिस्तान पहले ऊपर जा रहा था, खान साहब के दौर में 6% GDP ग्रोथ थी, जो अब -0 पे चली गई हुई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मुल्क के हालात भी गलत हो रहे हैं। और यहाँ तक कि कराची में डाकू आटे के थैले के लिए लूटमार कर रहे हैं। क्राइम रेट अच्छा, खैर मैं तो इमरान खान का सपोर्टर हूं, मैं चाहता हूं कि इमरान खान आ जाएं, लेकिन अब सच बोलने से मेरे से रहा नहीं जाता। आपने कहा कि 6% की ग्रोथ रेट थी, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि जी इमरान खान ने अपने 4 साल के टेन्योर में पाकिस्तान ने 71 साल में जितना कर्जा लिया उसके बराबर का करीब कर्जा ले लिया। आपने ये क्यों नहीं बताया? इसका फर्क पता है क्या पड़ा है आपको? 71 साल में एक बिना पैदा हुए बच्चे के ऊपर, जो अभी मां के पेट में होगा, जितना कर्जा था, 4 साल में इमरान खान ने उस कर्जे को डबल कर दिया, 2.5 लाख से ऊपर पहुंचा दिया पर कैपिटा डेब्ट जो है। आप इसकी बात नहीं करेंगे? खैर, आपका देश है, आपका नेता है। बढ़ गया ना, क्राइम रेट बढ़ गया ना। वो आटे के थैले के लिए लूटमार कर रहे हैं, पहले जो मोबाइल और उसके लिए कर रहे थे। ये यही वजह है कि यहाँ पर मुआशी पॉलिसी होनी चाहिए। मुआशी पॉलिसी के लिए सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, लोगों को मिल बैठ के काम करने चाहिए। मुझे अभी तक याद है खान साहब ने जो काम किया था कि कोई भूखा नहीं सोएगा, उससे कितने लोग मुस्तफीद हो रहे थे। इन्होंने अपनी सियासी काम के लिए सबसे पहले लंगर खानों पर आके दावा बोला ये नहीं होना चाहिए फलां। खान साहब तो लोगों को फ़कीर बना रहे थे, हम उनको खुददार करेंगे। खुददार क्या कर रहे हैं? फैसलाबाद में मिलें हमारी बंद हो रही हैं। खान साहब के दौर में जहां लाखों लोग वहां पर मजदूरी कर रहे थे, अब वहां पर लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जब बेरोजगारी होगी तो हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी, ये चोरी चकारी, ये चीज़ें बढ़ेंगी। और हमें सीखना चाहिए, हमारा हमसाया मुल्क है। अब मैं हमसाया मुल्क से एक और मिसाल लेता हूँ। हम इंडिया को भी छोड़ के बांग्लादेश, जो हमसे बाद में जब वो अलहदा हुआ था ना, हमारे कई लोगों ने कहा था जी हमारी जान छुटी, हम पर अजाब था, मगर उनकी भी इकनॉमी इस वक्त हमसे बेहतर है। पाकिस्तान का 1 रुपया और उनके 3 टके हैं। उन्होंने हमें तो 2 टके का भी नहीं छोड़ा, मज़ीद आगे बढ़ गए हुए। पाकिस्तान का 1 रुपया, और यहाँ तक अफगानिस्तान, जहाँ 20 साल तक जंग रही थी, पूरी दुनिया की ताकतें वहाँ पर जंग कर रही थी, उनका आप देख लें। अफगानिस्तान का अगर 2 रुपया हो तो हमारा पाकिस्तान का 1 रुपया बनता है। जिन्हें हम कहते थे कि ये लोग तो हमारे मुल्क में कूड़ा उठाने के लिए आए हैं या खाली चने बेचने के लिए, हमारे जूते पॉलिश करने के लिए आए हुए हैं, उनका मुल्क हमसे आगे तरक्की कर रहा है। इसलिए खुदारा हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि आपस में ये लड़ाई झगड़ा बंद करें। आप दुश्मन ममालिक को फ़ायदा दे रहे हैं, आपके हमसाया मालिक, उनसे देखें। आप वो गैर मुस्लिम होकर मुसलमानों वाले काम करके लोगों को ये अनाज देके, ये चीज़ें देके वो आगे बढ़ा रहे हैं। सर आपने कभी पाकिस्तान में कोई ऐसी स्कीम देखी है जिस स्कीम के तहत यहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को फ्री अनाज दिया गया हो, कभी भी जिंदगी में? ऐसा कभी देखा नहीं है। वैसे हम लोग जो ना रमज़ान के मुसलमान हो जाते हैं। रमज़ान में हम देखते हैं कि हम वो दुनिया दिखावे के लिए, कि मैं भी अगर एक बात करूं, मैंने इतने घरों को अनाज दे दूंगा, इतने घरों को राशन दे दूंगा, इस पर हमें प्रॉपर सोचना चाहिए। जैसे उन्होंने प्रॉपर सोच के किया ना, तो प्रॉपर हमें इसको सोचना चाहिए कि हम पूरा साल इस पर कैसे करेंगे। हम सब लोग जो ना रमज़ान के मुसलमान हैं, या सुबह सुबह स्टेटस के मुसलमान होते हैं, अच्छे अच्छे स्टेटस लगा देंगे हम कि हम ये स्टेटस लगा दिया, मैं सबसे अच्छा हूँ, उस पर पता नहीं अमल करते कि नहीं करते। रमज़ान में आप देखिएगा लोग अपने घरों का, वो भी रमज़ान में भी इनका तरीक़ेकार गलत होता है। आप देखेंगे ना, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो बेचारे लोगों को तमाशा बना देते हैं, अपने लोगों के घरों के आगे लाइनें लगवा देते हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। सबको आपको मैनेज करना चाहिए, देखना चाहिए कौन सा घर कहाँ पर कौन है, उनके शाम के पहरे में जाके उनके घरों में ये चीज़ें पहुंचानी चाहिए, फिर जाके ही हम लोग तरक्की करेंगे। अगर हम करें कि हम नाम के मुसलमान होके हम उनसे आगे बढ़ जाएं, जब तक हम काम के भी मुसलमान नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। चलिए, एक बात इन्होंने कही, मैं एक चीज़ और ज़्यादा क्लियर कर देना चाहता हूँ। थोड़ा सा पहले मैंने बता दिया कि पीडीएस सिस्टम के बारे में, कोई भी जाके इंडिया के पीडीएस सिस्टम के बारे में पढ़ लीजिए, और वो हम आज से नहीं कर रहे हैं। 40-50 साल, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि पीडीएस सिस्टम कब से शुरू हुआ है, लेकिन जब से मैंने होश संभाले हैं, 40-41 साल की उम्र हो गई मेरी, तब से मैं पीडीएस सिस्टम के बारे में जानता हूं। और बहुत सस्ते रेटों पर चीनी, गेहूं, चावल, आपके केरोसिन ऑयल, बहुत सस्ते रेटों पर, जिसे कोटा सिस्टम कहा जाता है हमारे यहां, इंडिया के लोग जानते होंगे, वो उपलब्ध कराया जाता है जो गरीब लोग हैं, जो भी बीपीएल वाले हैं। बाकी लोगों को भी कोटा सिस्टम पे चीजें मिलती है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा फायदा होता है। तो ये आज से नहीं है, ये हमारी पॉलिसीज हैं जो लोगों ने, हमारे नेताओं ने देखी, बहुत पहले से शुरू की, तब उसका फायदा मिल रहा है हमें आज। ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ, नई चीज में ये हुई कि हमने उसमें अब फ्री कर दी, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, तो हमने फ्री कर दिया, सरकार उसका खर्च वहन करती है, और ये बहुत बड़ी बात है। सर आप
चल रही थी फ्री फ्रूट ग्रेन स्कीम। अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने नए बजट के मुताबिक उसमें 2 लाख करोड़ का मजीद इजाफा कर दिया है, यानी 1 साल तक मजीद जो है 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री ग्रेन फ्री फूड दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी देखिए जी, इंडिया हमसे बहुत पीछे था। अगर आप 1992 की 95 की बात करते हैं ना, 1995 की, तो इंडिया का जो 1 रुपया था ना, यानी कि हमारा 100 रुपया था, उनके हमें 110 रुपये मिलते थे। अच्छा। यानी कि उनकी करेंसी 10 रुपये हमसे पीछे थी। अच्छा। अब देखिए हमारी बदनसीबी देखिए कि हम बांग्लादेश, जो हमारा ही मुल्क है, जो इंडिया ने जबरन मुसल्लत होके वहाँ पे कब्जा किया उसके ऊपर। किस पर? बांग्लादेश पे। फिर तो ऐसे जैसे आप कह रहे हो तो पाकिस्तान हमारा ही मुल्क है यार। फिर तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जिन्ना ने जबरदस्ती मुल्क ले लिया, अड़ गए। तो ऐसे तो हम भी कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान तो हमारा ही मुल्क है यार, वैसे है तो हमारा ही। वो बांग्लादेश तो खुद टूटा ना, बांग्लादेश तो खुद अलग हुआ। वो तो हमारे हुक्मरान थे ना, वैसे उनकी पॉलिसी ऐसी थी ना। वो देखे ना, वो वजीर निज़ामी ने क्या कहा था जी, इधर हम उधर तुम। वो शेख मुजीबुर रहमान ने जब कहा था उसको, भुट्टो को, तो ठीक है, उसने कहा ठीक है हम इधर और आप उधर। वो मशरक़ी पाकिस्तान था, वो हमारे हाथों से कैसे गया? जब इंदिरा गांधी ने, मुझे तकरीर याद है उसकी 1988 की, जब ज़िया शहीद हुए थे ना, तब उन्होंने तकरीर की थी इंदिरा गांधी ने स्टेज पे आगे कि आज हमने खरीजे बंगाल को, वो दो कौमी नज़रिया जो ना हमने डबो दिया है खरीजे बंगाल में, तो उन्होंने कब्जा कर लिया। अब हम बांग्लादेश से देखे कर्जा मांग रहे हैं। हमारे जितने भी यहाँ पे काम करने वाले लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, बिजनेसमैन थे, जो जिनकी फैक्ट्रियाँ थी कपड़े की या गारमेंट्स की फैक्ट्रियाँ थी, उन्होंने बांग्लादेश में जाके लगा ली हैं कि जी। वैसे एक बात मैं बता दूं आपको कि बांग्लादेश ने भी राह अब धीरे धीरे बदलनी शुरू कर दी है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। बांग्लादेश में अब क्या, कुछ पिछले कुछ सालों में वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गए हैं, जुल्म हो रहे हैं, उनकी जमीनों को कब्जाया जा रहा है, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ किया जा रहा है। अभी हाल ही में एक बंदे को मार दिया गया, चीजें, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वहां भी वही काम शुरू हो गया है जो पाकिस्तान में पिछले 75 साल से होता आया है। और बांग्लादेश के लोगों, जो भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, जो समझदार हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, आप इसका रिजल्ट देखिए। रिजल्ट पता है क्या है? आपकी सरकार को आईएमएफ से लोन लेना पड़ा है। आप भी आईएमएफ के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जुल्म करने शुरू कर दिए। तो ऊपर वाला आप लोगों को सजा देना, आपकी शुरू हो चुकी है सजा। आपको अभी भरोसा नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश के सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन जो लोग वैसे हैं, जो सोच के हैं, जो ये कर रहे हैं, और जो उसे देखकर चुप बैठे हैं, चुप बैठना भी उनको सपोर्ट करना होता है। तो बांग्लादेश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो चुप बैठकर तमाशा देख रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, जो जुल्म हो रहे हैं वहां पर हिंदुओं पर और बाकी दूसरी कम्युनिटीज पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो यकीन मानिए आपकी भी हालत वही होने वाली है जो पाकिस्तान की हो रही है। आईएमएफ ने आपको शायद $4 बिलियन का कुछ का कर्जा अप्रूव कर दिया है, और आप उस ट्रैक पर चढ़ चुके हैं, जो ट्रैक आपको पाकिस्तान की जो नतीजा दिख रहा है ना, पाकिस्तान की जो हालत हुई है, उस हालत के करीब लेकर जाएगा। तो आपको तय करना है, बांग्लादेश के लोगों, कि आपको क्या करना है। बाकी तो सब ऊपर वाला देख रहा है। तो हमसे पीछे थे, उन्होंने 5 kg 1 मंथ का, जिसमें आपकी दालें, चावल, चीनी, यानी कि इधर दालों, चीनी, चावलों के रेट कहाँ पे आसमान पे बातें कर रहे हैं। आम जो दवार होती थी ना, टूटा हुआ, जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को, परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। इन्होंने ये हालात कर दिए हैं। आप पेट्रोल पंप देख लें, जैसे पेट्रोल पंप अमेरिका के कहने में गिरता है, यार हमारे मुल्क में पेट्रोल निकलने अगर ज़खायर हैं तो क्यों नहीं निकालते आप लोग? आपने तुर्की की जैसे मुआहदा लुजान कर लिया हुआ है 100 साल कि आपने अपनी कोई मादनियात निकालनी नहीं, अपने ज़खायरों को छेड़ना ही नहीं है। वो लोगों ने, आप लोगों ने वो सारा बेच दिया है। हमें हमेशा ये बताया गया कि पाकिस्तान एक ज़रखेज़ मुल्क है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ज़रात पर है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी इकॉनमी जो है वो ज़रात पर डिपेंड करती है। वो कहाँ गई ज़रात? मैं बताता हूँ, माजरत के साथ जितने भी वज़रा आते हैं ना, ये बड़े बड़े MNA MP आते हैं, ये सब वज़रा जो होते हैं, जितने वज़ीर आज़म क्या सदर भी, इनकी नज़र होती है कि ज़मीन कौन सी है, ज़री, इसको हम हाउसिंग सोसाइटी बना देते हैं। हरियाली ख़त्म करके ये सोसाइटियाँ बना रहे हैं। अपने मुल्क में अगर अनाज उगाएंगे नहीं तो इसमें किल्लत पड़ जाएगी। फिर बाहर से आप मंगवाएंगे कि जी हमारे फलानी चीज़ कम होगी, हमने गंदम मंगवानी है, हमने फलानी चीज़ मंगवानी है, हमने चीनी मंगवानी है। ये लोग अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं। इंडिया भी तो एक ज़रखेज़ मुल्क है ना, इंडिया भी तो एक ज़रखेज़ मुल्क है। वो आज ना सिर्फ अपने लोगों की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, बल्कि दूसरे ममालिक की मदद भी कर रहे हैं। किस मुल्क की उसने मदद नहीं की? देखें जी, जिस मुल्क में हुक्मरान करप्शन करेंगे, खाएंगे अपने, देखें एक हुक्मरान पे जब टैग लग जाता है ना कि ये सही बंदा नहीं है, इसने करप्शन की है,
उसको गोली मार देनी चाहिए। उसको ये नहीं कि आप उसको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दें, उस NOR दे दें और आप मुल्क से बाहर चले जाएं अपने बीवी बच्चे लेके, फिर 5-7 साल गुजारें, फिर दोबारा आके मुल्क को लूटें। ये लूटने वाला काम छोड़ दें, क्योंकि अब हम लोग जाग गए हुए, अब हम लूटने नहीं देंगे, आपको घरों से निकाल के मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि कुत्ते को भी ऐसी मारनी पड़ती होगी जैसी इन लोगों को मार पड़ेगी, और हम लोगों से पड़ेगी इंशाल्लाह। गरीब अवाम जब सड़क पे आ जाएगी ना, तो ये गाड़ियाँ, ये हर चीज़, दुनिया का हर निज़ाम रुक जाएगा। और आप लोग हालात पैदा कर रहे हैं खाना जंगी वाला, आप लोग हालात पैदा कर रहे हैं कि मुल्क का दिवालिया हो जाए, जैसे सिंगापुर हुआ है, जैसे और ममालिक हुए हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको हम बाहर नहीं भागने देंगे। सिंगापुर दिवालिया हो गया, ये कब हुआ? ये कहां से नॉलेज पाई है भाई ने? सिंगापुर दिवालिया हो भाई, कमेंट में बताइएगा मुझे, मेरी भी नॉलेज में जरा बढ़ोतरी कीजिए। सिंगापुर दिवालिया हो गया, मुझे नहीं पता ये बात, सच में कह रहा हूं। अगर आप लोग बाहर जाएंगे, हम इंटरपोल जो इदारा बना हुआ पाकिस्तान का, हम उसकी भी ऐसी की तैसी फेर देंगे। अवाम है, अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम टैक्स पेड हैं, हम हर चीज़ में टैक्स देते हैं। गरीब लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, वो टैक्स चोर नहीं है। ये बड़े बड़े लोग जिनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, ये जो आप ये गवर्नमेंट के जो बंदे आप बैठते हैं, जितने मेंबर्स बैठते हैं जी, क्या जी ये इस्टेब्लिशमेंट है, क्या है जी ये वो सेनेटर है, ये लोग सब चोर डाकू हैं। ये आपस में एक जैसे ही हैं, ये एक ही गुसलखाने में सारे नंगे हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम शेख मोहम्मद फयाज वारिस। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि इंडिया में इस वक्त फ्री फूड ग्रेन स्कीम चल रही है, इसमें मजीद उसके बजट में इजाफा कर दिया गया है। अब अगले मजीद 1 साल तक 80 करोड़ लोगों को इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से जो है फ्री फ्रूट गेन के तहत जो है स्कीम के तहत फ्री अनाज दिया जाएगा, फ्री खुराक दी जाएगी। क्या कहेंगे आप? ये तो बड़ा इंडिया फिर बहुत ज़्यादा अच्छा और कामयाब मुल्क हो गया। हमारा पाकिस्तान भी एक अच्छा मुल्क है और ज़राई मुल्क है। ये पाकिस्तान में तो इतनी किल्लत पैदा हो रही है खुराक की, और आए दिन घी बढ़ रहा है, आटे की कीमत आसमान पर जा रही है। पहले जो 300 का तोड़ा था, अब वो 650-700 का हो गया हुआ है, और यहाँ पर मेरे ख्याल में लोग भूखे मरने लगे हैं। और हमारा ज़राई मुल्क होने के बावजूद मेरे ख्याल में ये यहाँ तो स्मगल करते हैं, बाहर मुल्कों में बेचते हैं, फिर उस वहाँ से ये महंगे दामों खरीदते हैं, और यहाँ पर इसलिए महंगाई का दौरा हुआ है। और हमारे गरीब, इतना गरीब मुल्क है और होने के बावजूद लोग भूखे मरते हैं, और खुराक की इतनी किल्लत है, घी इतना महंगा है, हर चीज़ में इतनी महंगाई है, कोई हिसाब ही नहीं है। सर, इंडिया हमसे इतना बड़ा मुल्क है, वो अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहा है और हमसे 22 करोड़ लोगों की जरूरियात पूरी नहीं की जा रही। नहीं, यही तो बात है। ये हमारे जो हुक्मरान है ना, ये कोई ऐसा काम करते हैं, हमारी जो गंदम होती है या हमारा जो अनाज होता है, ये पहले दूसरे मुल्कों में सेल करते हैं, वहाँ से फिर महंगे दामों लेते हैं, यानी कि पहले रुपयों में बेचते हैं, फिर डॉलरों से खरीदते हैं। इस वजह से ये मुल्क जो है ना, इसलिए ये नीचे का नीचे जा रहा है। और दूसरे नंबर पर ये खुराक की किल्लत इसीलिए आ रही, क्योंकि हर रोज़ इनका जो आटे का बजट होता है या कोई गंदम खरीदते हैं, वो बढ़ता रहता है, घी बढ़ता रहता है। और हर महीने अगर हम सोचते हैं 10,000 रुपये का खुराक आएगी हमारी, तो इसका मतलब है वो अगले महीने 20,000 की हो जाती है। अब कहाँ से उसको प्रोवाइड करें, और कहाँ से बच्चे जो 30,000 रुपये अगर इनकम कमा रहा है बंदा, वो घर का बजट कैसे चलाएगा? बच्चों की फीसें भी देनी है, बिल भी वगैरह देने, आए दिन बिल भी बड़े होते हैं। अब उसमें जो है ना प्रॉब्लम, ये हमारी हुकूमतों की है, नहली है, नहल हुकूमत है ये। हमें ये मसला यही है कि इन्हें कोई सिखाने वाला अच्छा टीचर नहीं मिला अभी तक, ताकि इस मुल्क में जो है अमन पैदा हो। आप यूरोप कंट्री में देखें, अमेरिका में जो जितने भी ओबामा आए या जॉर्ज बुश आए, वो आज भी नौकरियाँ कर रहे हैं। एक बार एक हुकूमत में थे जब, तो उन्होंने कुछ नहीं बनाया, वो आज भी ऐसे ही काम कर रहे हैं अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जॉब से। आपको पता है नरेंद्र मोदी की भी कोई खास जायदादें नहीं है, कोई लंबी चौड़ी उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एक उसका खानदानी घर है, एक प्लॉट था जो उन्होंने डोनेट कर दिया। उनके पास भी कोई इतनी जायदादें नहीं जितनी हमारे सियासतदानों के पास है। तो यही तो बात है ना, हमारे सियासतदान जो हैं वो अपना बनाने के लिए आते हैं, वो अपना आप दूसरों पर निछावर करने के लिए आते हैं, ताकि वो अपनी मेहनत को दूसरों पर लुटाएं और अपनी मेहनत करके मुल्क को ऊंचा बनाएं और अपनी यानी कि मुल्क की तरक्की करें और अपनी अवाम को उस स्टेज पर लेकर जाएं ताकि दुनिया देखे। और हमारे जो सियासतदान हैं वो ये करते हैं कि हम जनाब अपनी जेबें भरें, अपने घर, हम अपने महल जो ऊंचे बनाएं, ताकि ये गरीब जो है और ज़्यादा पिस जाए और जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर हो जाए। आप क्या
है लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को इंडिया की हुकूमत फ्री अनाज दे रही है, जो तकरीबन 5 किलो है। पाकिस्तान में लोग जो है वो आटे की लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, दुगनी कीमत पर आटा लेना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें आटा नहीं मिल रहा। इसमें जो है मिलावट है, वो इंडिया अच्छा है। इन्होंने कार्ड बनाए हैं राशन वाले, वो किसी को नहीं मिले। स्टोर पे चले जाएं, लाइनें लगी हुई हैं, आपका मैसेज नहीं आया, आपको कार्ड अभी कुछ नहीं मिलेगा। अब घी लेने चले जाएं, कल घी था 460 रुपये, आज 520 रुपये किलो है। गरीब आदमी कैसे लेगा? मेरी 25,000 रुपये सैलरी है, ये शॉप है मेरी। तो गैस का बिल आ गया जो है, फिर 11,000 रुपये मैं अकेला तो नहीं ना दूंगा। ये गैस का मसला बना हुआ है, हर चीज़ को हुकूमत को सोचना चाहिए। भाई इतनी महंगाई है, फिर गैस सिलेंडर लेने जाए 350 रुपये किलो दे रहे हैं, इसके बारे में उनको सोचना चाहिए। अपनी जेबें भर रहे हैं। अब मैडम आई है बाहर से, तो उसने आते ही 35 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, महंगाई हो गई है। मैडम थी वो जो बेनज़ीर भुट्टो, वो हर आदमी का सोचती थी, हर का भला करती थी। फंड लगे हुए थे, दुनिया को पैसे मिलते थे, एहसास प्रोग्राम बेनज़ीर का था, अभी भी मिलते हैं, लेकिन इन्होंने आके सबके रोक दिए। जो माड़ा आदमी था, बुजुर्ग था, माई थी, जिसका कमाने वाला नहीं था, उसको भी पैसे मिलते थे। अब समझे सबको मिलते नहीं हैं, कैंसिल कर दिए। क्यों जी? अपनी जेब पे भरते हैं। इमरान खान ने 12,000 निकाला था, उसने कार्ड बनाया था, इन्होंने बंद करवा दिया, उसका भी अभी रौला चल रहा है। किसी आदमी बेचारा अस्पताल जाता सीधी तरह बात नहीं पूछते। एक बीमार हो गया, उसे जाते पहले पर्चियाँ लिख लिख के दे जाएंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। वो माड़ा आदमी कैसे दवाई लेगा? सरकारी अस्पताल है, इमदाद होनी चाहिए, उधर कुछ भी नहीं है। उधर सिर्फ लूटने वाले बैठे हैं, डॉक्टर हैं वो भी लूटते हैं, हुकूमत तो वैसे लूट रही है दोनों हाथों से। बाहर चले जाएं, लंदन में ऐसा है ना उनका मकार है कि जो सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान एक ज़रखेज़ मुल्क है, जिस तरह इंडिया एक ज़रखेज़ मुल्क है, पाकिस्तान का भी बहुत हिस्सा जो है वो ज़राअत पर है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुल्क में अनाज की किल्लत समझ से बालातर है। हुकूमत के पास सब कुछ है, ये सब बाहर दे देते हैं। इधर से मिक्सिंग है, वो आटा खड़ा है, आप जाके आटा चेक कर लें, आटे की क्या कंडीशन है। रोटी पकाते हैं, रोटी सूख जाती है। एक चीज़ एक नंबर मिलती नहीं, पैसे एक नंबर के लेते हैं। टुकड़ों को नहीं किया होता, टुकड़ों को दोबारा क्रश करके उसका आटा बनाकर फिर लोगों को खिला रहे हैं। हाँ, वो जो ये साहब आटे का वो क्वालिटी वो है। अब रोटी 16 रुपए की है, नान 30 रुपए का कर दिया है, वो भी प्योर नहीं मिलता, मिक्सिंग माल है। इन मसाइल का हल क्या है अब? इसका मिसाल हल है कि हुकूमत को करना चाहिए। अवाम निकल नहीं सकती, अवाम है ही नहीं। अवाम रोटी कमाए के धरने दे ही नहीं सकती। बच्चे हैं छोटे छोटे, हर आदमी नहीं निकल सकता। हुकूमत अपना मजा ले रही है, पैसा बना रही है, गाड़ियाँ हैं, दौलत है, शोहरत है, ये किसी के बारे में कोई नहीं सोचता। हम लोग इंडिया से कुछ सीखते क्यों नहीं है? ये सीखते ऐसे कि सोचने ही नहीं देते। जब कोई सीखता है तो उसे रोक देते हैं, खत्म कहानी। जी, तो आपने सुना और देखा कि पाकिस्तान की अवाम महंगाई की वजह से किस कदर गम और गुस्से में मुब्तला है। उनका यही कहना था कि अगर इंडिया की तरह पाकिस्तान के हुक्मरान उन्हें मुफ्त अनाज नहीं दे सकते तो कम से कम अनाज की कीमतों में कमी कर दी जाए ताकि उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। चलिए, वीडियो ख़त्म हो गया और मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं कोई ऐसा कोई ये न कह दे कि भाई ये पता किया जाना चाहिए कि जो ये अनाज फ्री में मिल रहा है वो सिर्फ हिंदुओं को ही दिया जा रहा है, मुसलमानों को तो दिया ही नहीं जाता उसमें। मैं ये डर रहा था कि कहीं ये बात कोई कह ना दे कि जिन्हें ये सिर्फ हिंदुओं के लिए किया गया, मुसलमानों के लिए नहीं किया गया। खैर, किसी ने ये बात नहीं कही क्या कहूँ मैं। खैर, हंसी इसलिए आ रही है मुझे कि ये ना अफसोस वाली हंसी है। पाकिस्तान के लोगों की सोच नहीं बदली 75 साल में, पाकिस्तान के लोगों का रवैया नहीं बदला भारत के प्रति, जो नफरत और ये चीज़ बताई गई है नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं बदला। और इस सोच ने, जो ये नज़रिया है, ये नज़रिया उन्हें डुबो रहा है। आज अगर ये कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं और वहाँ पर चीज़ें नहीं मिल रही हैं, सब्जियाँ महंगी हैं, आपको वीट इंपोर्ट करनी पड़ रही है, आपको राइस इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और सही बात है, ये इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती कि जो देश पहले वीट एक्सपोर्ट करता था, जो देश पहले राइस एक्सपोर्ट करता था, जो देश पहले सब्जियां भी बाहर शायद भेजता था, अब उस देश में कुछ हो ही नहीं रहा। और जो इसकी सबसे बड़ी वजह है आबादी। आप लोगों का ध्यान इस पर नहीं गया शायद। आप लोग कहते हो कि जी बच्चे तो ऊपर वाले की देन है। उस आबादी ने क्या किया है आपका? अब आपके पास हो गए हैं खाने वाले ज्यादा और आपके पास जमीनें हो गई हैं कम। आपके पास जो जब आबादी ज्यादा हो जाएगी तो उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए,
उनको ट्रैवल कराने के लिए सड़कें चाहिए, उनको बाकी चीजें अवेलेबल कराने के लिए फैक्ट्रीज के लिए जमीन चाहिए, स्कूल के लिए जमीन चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जमीन चाहिए। वो जमीन कहां से आएगी? जमीन तो लिमिटेड है। तो रहने के लिए भाई अगर हाउसिंग सोसाइटीज बनेगी नहीं तो रहेंगे कहां रहेंगे? आप सोचिए कि आज से 40 साल पहले जिस बंदे के पास मान लीजिए 10 बीघे की जमीन थी, उसने पहले 5 बच्चे पैदा किए तो 2-2 बीघे की जमीन बची। फिर तीसरी पीढ़ी आई, उसने हर बच्चे ने 4-4 बच्चे पैदा किए, तो वो 20 बच्चे पैदा किए उन लोगों ने। तब तो बताइए जमीन का टुकड़ा कितना रह गया? उन लोगों को भी अपने घर बनाने हैं ना, एक ही घर में तो काम होगा नहीं। ऐसे ही आप ओवरऑल पाकिस्तान की सोचिए कि लोगों ने आबादी बम फोड़ दिया वहां पे, आबादी का एकदम वो शुरू हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल ही नहीं हो रही। और इसका नतीजा है कि आपके पास खेती वाली जमीन अब कम होने लगी है और ये आगे और बढ़ने वाली है अगर आपने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की तो। किसी में भी पाकिस्तानी में ये ध्यान नहीं गया, किसी ने ये बात नहीं की कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए। भाई जमीन उतनी ही है, हर मिनट उसमें बंटवारा हो रहा है, हर मिनट बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो कहां से आएगा? या तो आप उनको रहने के लिए घर दे दो, नहीं तो उनको सड़कों पर छोड़ दो और खेती किसानी करते रहो, अनाज पैदा करते रहो। दोनों चीजें नहीं हो सकती, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, कहीं ना कहीं एक में कमी आएगी। तो आप ध्यान दीजिए कि क्यों ऐसी हालत है। हाँ, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर बहुत काम किया है तब जाकर, जबकि हम आपसे इतनी बड़ी आबादी है हमारी। आप सोचिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हमने कब से अवेयरनेस फैलानी शुरू की है, मतलब 50, 60 साल, 70 साल से हम फैला रहे हैं, तब जाके हम धीरे धीरे कर पाए। अब मुझे लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ लाने की जरूरत है कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करें आप। अभी तक तो हम ये समझा रहे थे, लोगों को जगा रहे थे, जागरूक बना रहे थे, लेकिन अब लॉ के जरिए ये करना चाहिए। मुझे लगता है कि 2 से ज्यादा बच्चे अगर किसी के हुए तो उनको ये सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन इस पर भी बवाल होगा, खैर बाद की बातें हैं। लेकिन ये कह सकता हूं कि भाई अफसोस हो रहा है पाकिस्तान की हालत देखकर, और इसके जिम्मेदार वहां की आवाम खुद है, क्योंकि उन्होंने अपना चुना है, उन्होंने आर्मी को अपना रहनुमा बना लिया है, वो अपने हिसाब से नचाते हैं कठपुतली बनाकर पूरे देश को। देख लीजिए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।